परिवारवाद का विरोध करने वाली, वंशवाद का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने आखिर क्यों बसवराज बोम्मई को ही मुख्यमंत्री बनाया, जिनके पिता भी पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके थे कर्नाटक के। सामान्य ज्ञान में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी चिंता कि एक प्रकार से उन्हें लगता है कि आखिर कैसे वो नए नए नामों को लेकर याद करेंगे, उसका स्मरण करेंगे। तो मैं उनको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के पहले के, जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी, तो उस दौर में जो परिवर्तन वो लोग करते थे तो वो बहुत ज्यादा होते थे। आज की तुलना में जब नरेंद्र मोदी की सत्ता है तो फिर आज उसकी तुलना में ये बदलाव बहुत कम है। कर्नाटक के 23वें सीएम होंगे बसवराज बोम्मई। इससे पहले 1956 के बाद से 22 मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सिर्फ 3 ने ही पूरा किया है अपना कार्यकाल। जाने क्या है वजह। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे देश के भीतर हाल के दिनों में अलग अलग राज्यों के भीतर राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं, जोर पकड़ रही हैं। इस कड़ी में आपने देखा पहले कि किस प्रकार से पंजाब के भीतर नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद राजस्थान के भीतर भी कवायद तेज होने लगी कि सचिन पायलट गुट को नए जिम्मेदारियां दी जाएंगी जब वहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या फिर उसमें फेरबदल होगा। ये दोनों के दोनों जो राज्य हैं दोस्तों, आप जानते हैं कि कांग्रेस शासित राज्य है। एक राज्य और है जो कि बीजेपी शासित राज्य है और इसका नाम है कर्नाटक। और आज की इस वीडियो का विषय यही है कि कर्नाटक के भीतर दरअसल नेतृत्व का परिवर्तन हो गया है। कर्नाटक का सिरमौर अब सज गया है। दरअसल एक प्रकार से वहां पर नए मुख्यमंत्री बन गए हैं बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण बीएस येदियुरप्पा उनकी विदाई हो गई, और साथ ही साथ कौन कौन से वो कारण हैं जिसके कारण इन्हीं के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र, विश्वसनीय व्यक्ति को ही कर्नाटक का सिरमौर बनाया गया है, कर्नाटक की कमान सौंपी गई है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि आखिर ये पूरा का पूरा घटनाक्रम क्या हुआ है। कर्नाटक दोस्तों आप जानते हैं कि बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दक्षिण भारत में उसका एक मुख्य द्वार है ये, और एकमात्र ऐसा राज्य है कर्नाटक जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में कर्नाटक दक्षिण के अन्य राज्यों की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। और ऐसे में कर्नाटक के भीतर अगर उनकी सत्ता जाती है तो फिर शायद इससे बड़ी हानि कोई नहीं होगी, क्योंकि आने वाले समय में आंध्र प्रदेश के अंदर भी चुनाव है, फिर उसके बाद तेलंगाना में भी चुनाव है। तो इस प्रकार से अगर कर्नाटक का किला बीजेपी उसमें कहीं पे भी अगर सेंध होती है या कहीं पर भी अगर वो कमजोर होता है तो फिर इसका सीधा प्रभाव इन तमाम राज्यों में पड़ेगा जो कि आने वाले समय में वहां पर इलेक्शंस होंगे। ना सिर्फ इन तमाम राज्यों के भीतर भी, क्योंकि अकेले अगर मैं बात करूं कर्नाटक की भी, तो कर्नाटक के भीतर भी आने वाले समय में पंचायत के चुनाव होने, जिला पंचायत के जो चुनाव होने उसके होने चुनाव, साथ ही साथ अन्य चुनाव भी होने हैं, और उसके बाद 2023 में वहां पर राज्य में विधानसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस दक्षिण के किले को संभालने के लिए बीजेपी एक ऐसे व्यक्ति को ही चुने जो तमाम फैक्टर्स पर खरा उतरता हो और साथ ही साथ बीजेपी के लिए एक एनर्जेटिक चेहरा भी हो और एक ऐसा चेहरा हो जिसकी छवि भी बेदाग हो। तो इसी कड़ी में दोस्तों यहाँ पर बसवराज बोम्मई को बनाया गया है कर्नाटक का न्यू सीएम। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि 26 जुलाई को यानी सोमवार को बीएस येदियुरप्पा ने, जब कर्नाटक के भीतर भारतीय जनता पार्टी सरकार के 2 वर्ष पूरे हुए थे, उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया और उसके बाद उन्होंने चौंकाने वाला ये निर्णय सुनाया सबको। ये उन्होंने बयान दिया कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और फिर उसके बाद उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंप दिया जो वहां पर नए राज्यपाल बनाए गए हैं थावर चंद गहलोत साहब को, और उन्होंने उसको स्वीकार भी कर लिया, जाहिर सी बात है। अब वहां पर दोस्तों ये बात हुई कि दरअसल जब 2 साल का कार्यकाल का अपना जो रिपोर्ट कार्ड वो पेश कर रहे थे, तो वहां पर उसके बाद उन्होंने ये बातें भी कही कि दरअसल वो धन्यवाद करते हैं केंद्रीय नेतृत्व का, प्रधानमंत्री मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का, कि उन्होंने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि वो इस मुख्यमंत्री पद को छोड़ें। लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही कि आला कमान की तरफ से पहले ही उन्हें बता दिया गया था कि आप 2 वर्षों के बाद मुख्यमंत्री पद से आप हट जाइएगा और इस पर कोई और इस पर काबिज हो जाएगा। साथ ही साथ वो थोड़ा भावुक भी हो गए, उनके आंसू भी निकले, और उससे पहले भी बहुत सारी बातें हुई दोस्तों। तो 26 तारीख को ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ कि उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। फिर 27 तारीख को यानी कल मंगलवार को
बीजेपी के विधायक दल की बैठक होती है बेंगलुरु में, जो कि राजधानी है कर्नाटक की, और वहां पर सर्वसम्मति के साथ ये निर्णय लिया जाता है कि दरअसल बासवराज बोम्मई को नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। अब इसमें यह बात भी आई दोस्तों सामने कि इसका प्रस्ताव स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने ही दिया था। यानी बीएस येदियुरप्पा के बड़े बेहद करीबी हैं ये, और सबसे ज्यादा विश्वसनीय और सबसे ज्यादा विश्वास पात्र लोगों में से उनके एक हैं। और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो इस चीज को एक प्रकार से सेटिस्फाई भी करते हैं, संतुष्ट भी करते हैं। अब आपको दोस्तों मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा इनकी पृष्ठभूमि के बारे में, बसवराज बोम्मई के बारे में। बसवराज बोम्मई जो है दोस्तों, इनका जन्म 28 जनवरी 1960 को हुआ था और इनकी आयु इस समय 61 वर्ष की है। ये पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर भी रह चुके हैं, डिप्लोमा इन्होंने डिग्री इन्होंने की है, स्नातक हैं ये उसमें। और साथ ही साथ ये कर्नाटक के भीतर सिंचाई विभाग में जल संसाधन के मंत्री भी थे। सिंचाई परियोजनाओं में इनका बड़ा नाम आता है, इनको कई सारी परियोजनाओं के लिए इनकी महारत भी हासिल है, और साथ ही साथ इन पर इनको श्रेय भी दिया जाता है। एक ये इन्होंने पहले संभाला था। इसके अलावा ये येदियुरप्पा सरकार में, येदियुरप्पा जो कि बीएस येदियुरप्पा की सरकार थी, उसमें ये कानून मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, गृह मंत्री अभी भी थे, और संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं राज्य के भीतर। ऐसे में काफी बड़े पोर्टफोलियो संभालते थे ये, और अब ये राज्य के भीतर मुख्यमंत्री पद को संभालेंगे। आज उन्होंने सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली, गोपनीयता और पद की शपथ ली। और यह भी कहा जा रहा है दोस्तों कि इस बार 3 डिप्टी सीएम होंगे इसमें, और डेप्यूटी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री जो होंगे वो दरअसल अलग अलग समुदाय से आते होंगे। समुदाय और जातिगत फैक्टर्स जो यहाँ पर है, जो जातिगत समीकरण है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ध्यान से रखा है अपने दिमाग में, और फिर उसके बाद ये निर्णय लिया है कि एक जो कि लिंगायत समुदाय से आते हैं, जो कि बसवराज बोम्मई हैं। लिंगायत समुदाय का जिक्र इसलिए भी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इनकी आबादी दरअसल कर्नाटक के भीतर 17% की है, और कर्नाटक के भीतर जो 224 विधानसभा की सीटें हैं उसमें अच्छा खासा प्रभाव रखती हैं ये लिंगायत समुदाय के लोग, 17%, जैसा कि मैंने आपको बताया। और कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि दरअसल लिंगायत समुदाय उनसे नाराज हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा इतिहास में मैं आपको और पृष्ठभूमि में लेकर जाना चाहूंगा, फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहूंगा। पहले दोस्तों क्या था कि बीएस येदियुरप्पा जो है, बीएस येदियुरप्पा शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे, बल्कि ये शुरुआत में किसी और पार्टी में थे। उसके बाद क्या होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होते हैं। फिर इसके बाद कुछ कारणों के कारण, जिसमें भ्रष्टाचार भी है, तो इसके बाद इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है वर्ष 2011 में। और अगले ही बरस यानी वर्ष 2012 में ये एक नई पार्टी बना लेते हैं, और इस नई पार्टी का नाम ये रखते हैं केजपा। तो ये जो केजपा नाम की पार्टी ये बनाते हैं, तो उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव होते हैं 2013 में कर्नाटक के भीतर, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान होता है, क्योंकि जो लिंगायत समुदाय का वोट होता है वो 2 लोगों में बढ़ जाता है, यानी भाजपा में भी बढ़ जाता है और बढ़ जाता है इसमें बीएस येदियुरप्पा में भी। तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था, और कांग्रेस की सत्ता वहां पर आ गई थी। आपको याद होगा कि बीएस सिद्धारमैया वहां पर मुख्यमंत्री बन गए थे, उन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया था। तो ये तमाम अटकलों के बीच दोस्तों, ये तमाम जो जातिगत समीकरण है, इसको भी संभालना होता है। फिर इसके बाद आपको याद मैं करवाना चाहूंगा कि जब उन्हें हार झेलनी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, तो उसके बाद बीएस येदियुरप्पा को फिर से पार्टी ज्वाइन कराई गई, और फिर उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2014 में, उसी से कुछ समय पहले इनको ज्वाइन कराया गया। 2014 में कर्नाटक के भीतर जो 28 लोकसभा की सीट्स है, उसमें से 17 लोकसभा की सीट्स पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल करी। और फिर उसके बाद जब 2018 में चुनाव हुआ, तो कर्नाटक के भीतर सबसे बड़ी राजनीतिक दल के तौर पर उभरी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उसके बाद आपको याद होगा कि पहले उन्होंने शपथ ली मुख्यमंत्री पद की, और फिर उसके बाद वो उस मैजिकल नंबर को हासिल नहीं कर पाए और अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने और जनता दल सेक्युलर ने, यानी जेडीएस ने वहां पर गठबंधन करके सरकार बनाई, और एचडी कुमारस्वामी वहां पर मुख्यमंत्री बने थे। फिर उसके बाद ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन कमल शुरू हुआ था, और वो एक प्रयोगशाला के तौर पर कर्नाटक में सफल भी हुआ। और उसके बाद फिर उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ गई एचडी कुमारस्वामी को, और फिर 2019 में सत्ता संभाली, सत्ता की कमान संभाली, चौथी बार बने थे मुख्यमंत्री ये। हालांकि दुखद ये भी है कि ये एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, लेकिन चौथी बार वो बीएस येदियुरप्पा बने थे मुख्यमंत्री। और फिर उसके बाद 2 वर्षों के बाद 26 जुलाई 2021 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया।
अब लौटूंगा दोस्तों मैं अपने विषय पर। लिंगायत समुदाय का मैंने जिक्र किया था, तो लिंगायत समुदाय से ये भी आते हैं दोस्तों बोम्मई साहब। इसके अलावा बोम्मई की अगर मैं बात करूं तो ये 1998 में और 2004 में कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य भी चुने गए थे। 3 बार ये विधायक भी रह चुके हैं और अच्छा खासा लंबा दशकों पुराना इनका अनुभव है। और इनके बारे में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि बीएस येदियुरप्पा की तरह ये भी दरअसल भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे। ये पहले जनता परिवार में थे, जनता पार्टी में थे, जनता परिवार से आते हैं। और इनके पिता वो भी रह चुके हैं दरअसल, जिनका नाम एसआर बोम्मई है, वो भी रह चुके हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री 1988 से 1989 के बीच। और अब इनके सुपुत्र यानी बोम्मई साहब बने हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री। साथ ही साथ एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों कि कर्नाटक के गृह मंत्री ये अभी हाल में थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कानून मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री भी थे। इसके अलावा पिछले जो एक मुख्यमंत्री हुए थे उनके ये सचिव भी रह चुके थे, राजनीतिक सचिव। तो एक लंबा और एक अच्छा खासा अनुभव है इनके पास। और गृह मंत्री जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मुख्यमंत्री के बाद दूसरे नंबर की उनकी पोजीशन होती है, और अब इनकी पोजीशन राज्य के भीतर पहले नंबर की हो गई है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों, वो फैक्टर्स क्या क्या है जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कि आखिर बीएस येदियुरप्पा की छुट्टी क्यों हो गई। देखिए, बीएस येदियुरप्पा के एक पॉजिटिव भी और कुछ नेगेटिव्स भी है। पहले बात पॉजिटिव की करना चाहूंगा। बीएस येदियुरप्पा दोस्तों एक जनमत वाले लीडर है, उनका एक बड़ा आधार है, जनाधार है उनका। और ऐसे में कोई भी एक प्रकार से बीजेपी ये नहीं चाहती है कि वो बीएस येदियुरप्पा को नाराज करे। तो बीएस येदियुरप्पा किसी जमाने में उनकी मजबूती हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में वो उनकी मजबूरी भी बन गए हैं। तो ये पॉजिटिव है कि उनके पास एक जनाधार है बीएस येदियुरप्पा के पास। लेकिन अब कुछ नेगेटिव्स की बात करना चाहूंगा दोस्तों, जिसके कारण उनकी कुर्सी चली गई। पहला कारण है दोस्तों ये कि दरअसल बीजेपी में कहीं पर भी ये मेंशन तो नहीं है, अलिखित है, लेकिन बीजेपी के भीतर ये निजाम है, ये व्यवस्था है कि दरअसल राज्य के भीतर मुख्यमंत्री की आयु 75 बरस से कम की ही होगी। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि बीएस येदियुरप्पा की जो आयु है वो दरअसल 75 वर्ष से ज्यादा की है, तो इसलिए उनका जाना ये तय था। ये भी एक प्रमुख कारण है। एक कारण और है दोस्तों, और वो कारण आपके लिए जानना जरूरी है, वो है कि भ्रष्टाचार के इन पर संगीन आरोप भी लगे। हालांकि कभी सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन इन पर आरोप लगातार लगे, स्कैम्स के लगातार आरोप लगे। एक और प्रमुख कारण यह है दोस्तों कि दरअसल इनके जो पुत्र हैं, एक है राघवेंद्र और एक है विजेंद्र। जो राघवेंद्र है वो नहीं, बल्कि विजेंद्र जो इनके पुत्र हैं, छोटे पुत्र हैं इनके, वो काफी ज्यादा हस्तक्षेप करते थे सरकार के भीतर। और ये चीज काफी सारे लोगों को नागवार गुजरी। काफी सारे लोगों को, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं था कि आखिर मुख्यमंत्री के बेटे इतना ज्यादा क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो लिहाजा नाराजगी थी बहुत सारे विधायकों में। और भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता थी कि अगर विधायक नाराज है तो फिर कर्नाटक में जब आगामी 2023 में चुनाव होंगे तो फिर उनका उसे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा ये भी एक कारण बना। अब इन कारणों के तहत बीएस येदियुरप्पा को हटाया गया, लेकिन बीएस येदियुरप्पा के समर्थन में लिंगायत समुदाय भी था दोस्तों। और यही चीज बीजेपी के एक प्रकार से एक व्यवधान बन रही थी, एक बहुत बड़ा रोड़ा बन रही थी। क्योंकि अगर इन्होंने लिंगायत समुदाय को अगर इन्होंने नाराज किया तो फिर उनकी सत्ता चली जाती। ये बात बीजेपी अच्छे से जानती है, और ऐसा पहले हुआ भी है। इसलिए अब हुआ ये दोस्तों कि एक बीच का रास्ता निकाला गया, एक सेटलमेंट हुआ, और चेक एंड बैलेंस करते हुए वहां पर इस चीज को बड़े ध्यान से देखा गया कि आखिर कौन से ऐसे नेता होंगे जो कि तमाम समीकरणों पर फिट बैठते होंगे, जिसमें लिंगायत समुदाय भी नाराज ना हो, जिसमें बीएस येदियुरप्पा भी नाराज ना हो, और बीजेपी की कुर्सी भी सेफ रहे और एक विश्वसनीय सूत्र वहां पर बैठा रहे। तो ऐसे में नाम आता है बोम्मई का, बसवराज बोम्मई का। अब बसवराज बोम्मई दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पहले ही बताया कि ये बीएस येदियुरप्पा के बड़े करीबी हैं। साथ ही साथ ये भी लिंगायत समुदाय से आते हैं और इनको लंबा राजनीतिक अनुभव भी है। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों कि जब 16 जुलाई को बीएस येदियुरप्पा आए थे दिल्ली और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की थी, उसके बाद से ये अटकलें और तेज हो गई थी कि जल्द ही बस गिनती के दिन बचे इनके इस्तीफे के, और उसके बाद फिर इनकी विदाई हो जाएगी। इस बीच वहां पर जो संत हैं लिंगायत समुदाय के, जो बड़े बड़े जो धार्मिक गुरु हैं, जो मठाधीश हैं, उन्होंने ये बातें कहना शुरू कर दिया कि आप इस्तीफा मत दीजिए, और अगर आप कहेंगे तो हम एक इशारे पर बीजेपी के खिलाफ हो जाएंगे। ऐसे में बीएस येदियुरप्पा ही अगर स्वयं इस नाम का प्रस्ताव रखते हैं और अपने ही समुदाय से आने वाले नेता का प्रस्ताव रखते हैं, तो ये बीजेपी के लिए बड़ी एक राहत की बात है। क्योंकि बीजेपी के माथे पर चिंता की शिकन थी कि आखिर हम कैसे तमाम चीजों को साधे।
बीएस येदियुरप्पा को भी नाराज ना करें, उन्हें भी प्रसन्न रखें और एक ऐसे नेता को लेकर आए जो कि एक प्रभावशाली और उत्तर कर्नाटक से भी आते हैं। उत्तर कर्नाटक और लिंगायत समुदाय जो है दोस्तों, ये बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक भी माना जाता है, दशकों से ये इनके साथ रहा है। तो ये तमाम वो कारण थे दोस्तों। अब फिलहाल मैं आपको अंत में जाते जाते बताना चाहूंगा कि बोम्मई ने अब ले ली है आज शपथ। 3 जो उप मुख्यमंत्री है, डेप्यूटी सीएम है, उनके नाम भी सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी मुहर नहीं लगी है जिस समय तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। लेकिन इसमें यह कहा जा रहा है कि एक वोकालिंगा समुदाय से आते हैं, एक एससी है, एक एसटी है, यानी तमाम चीजों को भी साधने का प्रयास किया, राजनीतिक जातिगत समीकरणों को, और एक प्रकार से अब एक नई ऊर्जा के साथ एक नए मुख्यमंत्री का वहां पर एक शासन होगा। हालांकि आप ये बात जान लीजिए दोस्तों कि बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक की सियासत से उनको साइडलाइन नहीं किया गया है, वो मार्गदर्शन मंडल में नहीं गए हैं, सिर्फ वो उस पद से हटे हैं। आज भी उनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो बस दोस्तों जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि अब नए मुख्यमंत्री साहब को बधाई है और उम्मीद करते हैं कि वो कर्नाटक में अच्छी तरीके से शासन करें, एक स्वच्छ शासन करें, एक निष्पक्ष होकर शासन करें, एक जिम्मेदारी के साथ वहां पर विकास के कार्यों को अंजाम दें। और इसी के साथ अब मैं इस वीडियो से आपसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी अपनी कोई भी वीडियो में डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। जाते जाते एक बात और कहना चाहूंगा कि आज शाम को वो एक बैठक भी लेंगे अपनी कैबिनेट के साथ, और फिर उसके बाद कर्नाटक के भीतर जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, उसमें नए चेहरों को जगह भी दी जाएगी, और उससे पहले या उसके बाद हो सकता है कि वो दिल्ली आकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करें, गृह मंत्री से मुलाकात करें। पर्यवेक्षक के तौर पर वहां पर एक जाते जाते और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें वहां पर पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल किया गया था। वहां पर वो मौजूद थे। साथ ही साथ कर्नाटक के राज्य प्रभारी जो हैं और बीजेपी में महासचिव जी किशन रेड्डी वो भी वहां पर थे। प्रदेश अध्यक्ष जो वहां पर हैं कतिल साहब वो भी वहां पर थे, और येदियुरप्पा। लंबे दौर की ये बैठकें चली और फिर वहां पर यह निर्णय लिया गया। और आज सुबह जब शपथ ली उन्होंने, तो उससे पहले उन्होंने मंदिर के दर्शन किए, समर्थकों में उनकी लहर है खुशी की, और अब कर्नाटक में नया मुख्यमंत्री बन चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।